और मैंने उस लम तुझे प्यार किया और तूने उस लम मुझे धोखा दिया। तूने किया ये क्यों किया? What a song baby song by Normax Sound Teacher Max। यो बुरा बच्चन जी मेरे महबूब कयामत होगी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो सभी लोग? तो आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, घर बैठे मस्त वे में आप लोग अपने प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है, जहां पे हम लोग कवर अप करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स का वन शॉट एकदम मजेदार और मीम मटेरियल के साथ। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग को सारी चीजें समझ में आ जाएगी। सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2023 के हिसाब से सभी के सभी टॉपिक को कवर अप करने वाले डिटेल ये लेक्चर होने वाला है। इत्मीनान से आप लोग देखिए, इसको नोट्स बनाते हुए चलिए। नोट्स डाउनलोड कर लेना, वेबसाइट से जाके फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग उस नोट्स को डाउनलोड कर पाओगे। साथ में पूरी की पूरी मैं आप लोग के लिए सीरीज लेकर आ रहा हूं फिजिक्स की। इसी के साथ साथ इस चैनल पे आप लोग को मैं फिजिकल एजुकेशन क्लास 12th के लिए भी पढ़ा रहा हूं। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरीके का प्यारा कंटेंट मैं आप लोग के लिए रेगुलरली इस चैनल पे लाता रहता हूं। और टेलीग्राम के चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट अपडेट वहां पे आप लोग को मिलती रहती है। लिंक सभी आप लोग को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा पॉज लेना चाहता हूं और आप लोग को बताना चाहता हूं, देखो जो मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं इसको आप लोग को एक बार कवर अप कर लेना है। मतलब क्या, आप लोग को पूरा का पूरा आप लोग का कंटेंट यहाँ पे कवर अप हो जाएगा। उसके बाद यार आप लोग को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे फिजिक्स में, उतने अच्छे मार्क्स आप लोग गेन कर सकते हो। तो कैसे प्रैक्टिस करना है? तो आप लोग को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिजिक्स में अच्छे नंबर नहीं आने वाले। याद रख लो, कितना भी आप लोग पढ़ लो कर लो। इसलिए आप लोग एक अच्छी सी बुक ले लो जिसके थ्रू आप लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सको। तो वेव ऑप्टिक्स से जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूं, उसके बाद आप लोग हो सके तो ओसवाल गुरुकुल की वन ऑफ द बेस्ट सीबीएसई क्वेश्चन बैंक के थ्रू आप लोग यार अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। मतलब क्या, वेव ऑप्टिक्स के अभी मैं पूरा टॉपिक कवर अप करा दूंगा। उसके बाद वेव ऑप्टिक्स का चैप्टर ओपन करना। इसके अंदर आप लोग को एक खासियत यह है कि इसमें आप लोग को वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, सब कुछ आप लोग को एकदम डेडिकेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से दिए सीबीएसई 2023 के सिलेबस के हिसाब से। तो बहुत अच्छी बुक रहेगी आप लोग के सिलेबस के लिए और आप लोग की घर बैठे एक तगड़ी प्रिपरेशन के लिए। तो इसको जल्द से जल्द आप लोग ग्रैब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, वहां से जाके आप सस्ते डील में इसको पा सकते हो। साथ में आप इसको Amazon किंडल में ले सकते हो, उससे भी ज्यादा कम प्राइस में। तो आप लोग चाहो तो Amazon किंडल के थ्रू भी इसके थ्रू पढ़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो जल्दी से जाएं, ग्रैब करें इस डील को और अपनी प्रिपरेशन इस बुक के साथ जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी एक नया चैप्टर को, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स। तो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है ये काफी सारे स्टूडेंट्स को ये चैप्टर, बट हम लोग जितना हो सके इजीएस्ट वे में इसको समझने की कोशिश करेंगे। टर्म 2 के पर्सपेक्टिव से रहने वाला है, उसको प्रेजेंट कर रहा हूं मैं बहुत अच्छे वे में और सिंपल वे में कोशिश करूंगा आप लोग को समझाने की, सो दैट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग को अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, इंस्टा पे आप मुझे फॉलो अप कर सकते हो, जहां पे आप लोग मुझे जो भी वीडियो की अच्छी क्लिप लगती है उसको आप लोग टैग कर सकते हो और मैं आपको शाउट आउट जरूर दूंगा। साथ में मेरी प्रोफाइल में टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लेना, सो दैट सारी अपडेट्स आप लोग को मिलते रहेगी फिजिक्स और फिजिकल एजुकेशन क्लास के रिगार्डिंग। इसी के साथ साथ अनअकैडमी में आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, जिसमें आप लोग को सारी फ्री क्लासेस, मेरी जितनी भी आप लोग के लाइव सेशंस होते हैं वो सभी के सभी यहाँ पे मिल जाएंगे आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसको भी आप लोग जरूर मुझे फॉलो कर लेना वहां पे जाके। आगे बढ़ने से पहले कंटेंट क्या क्या पढ़ने वाले इस चैप्टर के, तो सभी के सभी टॉपिक्स हम लोग कवर अप करने वाले जो टर्म 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाले। इसी के साथ साथ हिस्ट्री की बात करते हैं, थोड़ा सा लाइट के इतिहास के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हो वेव ऑप्टिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। ऑप्टिक्स क्या है? लाइट का फिनोमिना, लाइट के बारे में स्टडी करना। लेकिन कैसे लाइट के बारे में स्टडी करना कि लाइट जो है वो वेव फॉर्म में होती है। क्लियर? तो रे ऑप्टिक्स में हमने बोले थे कि लाइट स्ट्रेट फॉर्म में ट्रेवल करती है ना, स्ट्रेट ट्रेवल करती है। वेव ऑप्टिक्स में कहते हैं कि लाइट यहाँ पे वेव फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो चलिए, सबसे पहली बार लाइट के बारे में किसने बताया? तो सबसे पहली बार न्यूटन ने अपनी एक कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी दिए थे, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि लाइट जो है वो यहाँ पे पार्टिकल फॉर्म में होती है। क्लियर? याद रखें। और उस पार्टिकल का नाम इन्होंने दिए कि ये कॉर्पस्क्यूल के फॉर्म में होते हैं। क्लियर है? जैसे आज के टाइम में आप लोग जानते हो कि लाइट किस फॉर्म में, फोटोन के फॉर्म में ट्रेवल करती है, पार्टिकल का नाम फोटोन है। बट यार उस टाइम पे न्यूटन ने सबसे पहली बार इसके बारे में बताए थे और उन्होंने कहे थे कि लाइट जो कॉर्पस्क्यूल के फॉर्म में होती है। कॉर्पस्क्यूल किस तरीके से ट्रेवल करते हैं? स्ट्रेट ट्रेवल करते हैं। कॉर्पस्क्यूल होते क्या है? रिजिड, इलास्टिक, मासलेस, डिफरेंट शेप और साइज के पार्टिकल्स होते हैं जो लाइट के पार्टिकल है। कैसे ट्रेवल करते हैं? देखो कुछ इस तरीके से, जैसे लाइट आ रहा है
तो ले गए कि कॉर्पस्क्यूल आया और आके टकरा के चला गया। क्लियर है यहाँ तक के? तो न्यूटन की इस कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी से क्या प्रूफ हुआ था? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का फिनोमेना प्रूफ हुआ था, बट इसने ना इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, इसके बारे में बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। अगली चीज मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, न्यूटन की कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी में एक सबसे बड़ा जो दाग लगा था वो ये लगा था कि न्यूटन ने ये कह दिए थे कि लाइट जो है किसी मीडियम में ज्यादा तेजी से ट्रेवल करता है एज कंपेयर टू एयर के। आप लोग जानते हो कि एयर में ज्यादा तेजी से ट्रैवल करता है एज कंपेयर टू किसी मीडियम में। तो यार बहुत सालों बाद एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था फुकार्ट, उन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाया था कि लाइट जो है वो एयर में ज्यादा तेजी से ट्रैवल करता है एज कंपेयर टू किसी मीडियम के। तो न्यूटन चचा भी यहाँ पे गलत हो गए थे, तो इस वजह से इनकी पूरी की पूरी थ्योरी को गलत करार कर दिया गया था। तो इनके कंटेम्प्रेरी थे एक हाइजेंस या हाइगन, इनका नाम लिया जाता है। तो हाइगन ने अपनी एक वेव थ्योरी दी थी, उन्होंने इसमें ये समझाया थे कि लाइट जो है वो पार्टिकल फॉर्म में नहीं है, लाइट तो एक वेव फॉर्म में होती है। तो लोगों ने कहा अच्छा वेव फॉर्म में होती है तो किस टाइप की वेव्स? तो इन्होंने कहा कि मैकेनिकल वेव फॉर्म में होती है। तो ये बड़े चौड़ में तैयार है, मैंने तो प्रूफ कर दिया। फिर लोगों ने पूछे अच्छा अगर मैकेनिकल वेव में है तो पक्का कोई ना कोई मीडियम में तो ट्रेवल कर रही होगी, क्योंकि मैकेनिकल वेव हमेशा मीडियम पे ट्रेवल करती है, नॉन मैकेनिकल वेव को मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इन्होंने कहा कि अच्छा, सर घूमने लग गया, उन्होंने बोले यार क्या बोलूं क्या बोलूं क्या बोलूं। One eternity later. तो इन्हें बोले कि यार दुनिया में ना हर जगह पे ईथर फैला हुआ है। ईथर एक ऐसे टाइप का मटेरियल है जो कि दिखाई नहीं देता है, और एक ऐसा टाइप का मटेरियल जिसमें क्या लाइट जो है वो ट्रेवल करता है। क्लियर? मतलब क्या कि सन से लेकर अर्थ तक के जो लाइट आ रहा है उसके आसपास में हर जगह पे ईथर फैला हुआ है, उससे ही ट्रेवल करते हुए लाइट अर्थ तक के पहुंच रहा है, ऐसा उन्होंने कहे। तो क्लियर है यहाँ तक? तो हाइजेंस की बात आप लोग को समझ में आई? तो हाइजेंस की बात समझ में आई। इन्होंने क्या कहे थे कि यार लाइट वेव फॉर्म में ट्रेवल करती है, मैकेनिकल वेव में। उस मैकेनिकल वेव के दाग को छुपाने के लिए इन्होंने एक ईथर नाम की एक फर्जी थ्योरी दे दिए थे, जिसमें ये बोले कि यार दुनिया में हर जगह पे ईथर फैला हुआ है और लाइट उससे ट्रेवल करती है। लेकिन आप लोग आज के टाइम में जानते हो कि यार ये ईथर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लाइट एक्चुअल में नॉन मैकेनिकल वेव में ट्रेवल करती है जो होती है ईएम वेव्स। क्लियर है? बट इसको पढ़ना जरूरी इसलिए बिकॉज इसने आपको बहुत सारी चीजों को समझाया। तो यार पहली बार आप लोगों ने सुने थे क्या न्यूटन के बारे में कि इनने रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के बारे में प्रूव कर दिए थे। हाइजेंस ने भी अपने प्रिंसिपल के थ्रू रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के फिनोमिना को प्रूव कर दिए थे, साथ में इन्होंने डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस के फिनोमिना को भी एक्सप्लेन कर डाले थे। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। इसके साथ साथ ये पोलराइजेशन को समझा नहीं पाए थे क्योंकि वो ईएम वेव के फिनोमिना से समझा जाता है। क्लियर है यहाँ तक के? तो यहाँ तक क्लियर होगा, हाइजेंस की बात क्लियर है। तो हाइजेंस चचा या हाइगन चचा के बारे में और डिस्कस करते हैं। तो हाइगन ने अपने एक प्रिंसिपल दिए थे, उस प्रिंसिपल में उन्होंने ये बताए थे कि जैसे पानी में, शांत पानी, उसमें पत्थर डालो तो क्या होता है, वेव्स फॉर्म होती है। जैसे शांत पानी, उसमें अपना पत्थर फेंके तो इस तरीके से वेव बनती है। तो ये सभी को उन्होंने कहे कि ये सभी के सभी वेवलेट्स होती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पानी जो है वो हर तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वेव की तरह हर तरफ जा रहा है, और इस वजह से कुछ वेव्स बन रही है इस तरीके से सर्कुलर। क्लियर है यहाँ तक? तो ये किसने कहा था? ये कहा गया था हाइजेंस के थ्रू। तो हाइजेंस ने ये कहा कि यार जैसे पानी में वाटर का एक डिस्टर्बेंस होने की वजह से वेव्स फॉर्म हो रही है सर्कुलर फॉर्म में, उसको वेवलेट्स कहें। इसी तरीके से इन्होंने कहा कि ऑप्टिकल डिस्टर्बेंसेस भी होते हैं जिसके वजह से वेव्स फॉर्म होती है। तो एक सेंट्रल ऑप्टिकल डिस्टर्बेंसेस हुआ जिसकी वजह से हर तरफ में वेव्स ट्रेवल करना चालू करें। क्लियर है यहाँ तक के? जैसे पानी में हो रहा था वैसे ही लाइट में भी हो रहा है। और उन्होंने कहे कि इन सबको अगर मैं जोड़ दूं तो इस तरीके से रिंग्स फॉर्म होते हैं। इन्हीं रिंग्स को इन्होंने क्या कहे कि ये होते हैं वेव फ्रंट। क्लियर है यहाँ तक के? तो यहां से कॉन्सेप्ट निकल गया है वेव फ्रंट का। वेव फ्रंट कैसे फॉर्म हुए? ऑप्टिकल डिस्टर्बेंस होने की वजह से। जैसे मैं बोल रहा हूं, कर रहा हूं, तो ऑप्टिकल डिस्टर्बेंसेस हो रहे होंगे। क्लियर है यहाँ तक के? तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, वेव फ्रंट फॉर्म हुआ। अब समझने की कोशिश करना एक छोटे से कॉन्सेप्ट से। देखो सबसे पहले क्या हुआ, ऑप्टिकल डिस्टर्बेंस हुआ, उसके वजह से क्या बना, फर्स्ट वेव फ्रंट बना। मतलब क्या हुआ, सेंट्रल ऑप्टिकल डिस्टर्बेंसेस हुआ, उसकी वजह से एक वेव फ्रंट बना। फिर वेव फ्रंट के अंदर सेकेंडरी ऑप्टिकल डिस्टर्बेंसेस होता है। सेकेंडरी ऑप्टिकल डिस्टर्बेंस मतलब कि इस तरीके से, और एक नए नए वेव्स फॉर्म बनना चालू हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये सेकेंडरी डिस्टर्बेंसेस हुआ, उसकी वजह से छोटे छोटे वेव्स इस तरीके से सर्कुलर रिंग के फॉर्म पे बनना चालू हुआ। क्लियर है? यहाँ पे वेव फ्रंट में बन रहे हैं। क्लियर है? कंफ्यूज मत होना इसमें। तो देखो हुआ क्या, यहाँ पे सेकेंडरी ऑप्टिकल डिस्टर्बेंस हुआ, किसमें हुआ, वेव फ्रंट में हुआ, और छोटे छोटे वेव लेट्स बनना चालू हुआ। क्लियर है? और इन सभी वेव्स के टेंजेंशियल डायरेक्शन को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, टेंजेंशियली अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं ऐसे 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 ऐसे, तो एक नया वेव फ्रंट प्रोड्यूस हो जाएगा। फिर ये जो नया वेव फ्रंट प्रोड्यूस हुआ, इसमें फिर नए सेकेंडरी ऑप्टिकल डिस्टर्बेंसेस होंगे, फिर वेवलेट्स फॉर्म होंगे इस तरीके से। क्लियर है?
फिर इस तरीके से वेवलेट्स फॉर्म होंगे और फिर इनके टेंजेंशियली ज्वाइन करके एक थर्ड वेव फ्रंट बन जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा हाइगन का एक कंस्ट्रक्शन है जो इनके प्रिंसिपल में इन्हें एक्सप्लेन करे। तो याद रखिएगा यहाँ पे ये जो सबसे बड़े जो रिंग्स बन रहे हैं इसको कहते हैं वेव फ्रंट, क्लियर है। और ये जो छोटे छोटे सर्कुलर रिंग बन रहे हैं इसे कहा जाता है वेवलेट्स, क्लियर है। बीचों बीच वाला क्या है, ऑप्टिकल डिस्टर्बेंसेस है, और ये जो छोटे छोटे बीच वाले क्या है, सेकेंडरी डिस्टर्बेंसेस है। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो ये था आप लोग का हाइगन का प्रिंसिपल। आई होप आप लोग को समझ में आया। एक बार आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इसको पॉज करके आप लोग रीड कर लो। हाइगन ने पूरा का पूरा फिनोमेना समझाए और वेव फ्रंट के बारे में अच्छे से समझाए, तो आप लोग एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, पॉज करके इसको पढ़ो। वेव फ्रंट अलग अलग फॉर्म से प्रोड्यूस हो सकते हैं। कैसे कैसे हो सकते हैं चलिए जानते हैं। देखो अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, सोर्स पे डिपेंड करता है। जैसे अगर एक सेकंड, अगर सेंट्रल एक किस्म से सेंट्रल डिस्टर्बेंसेस हुआ है, ठीक है, पॉइंट सोर्स की तरफ, ठीक है, तो होगा क्या, हर तरफ वेव जाएगी, इस तरफ भी जाएगी, इस तरफ भी जाएगी, इस तरफ भी जाएगी, इस तरफ भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी। तो इस वजह से क्या होगा, वेव फ्रंट फॉर्म होंगे इस तरीके से। क्लियर है यहाँ तक के आप लोग के? आई होप यहाँ तक के क्लियर है सब लोग को। स्फेरिकल फॉर्म के आप लोग के वेव फ्रंट बन जाएंगे। इसी के साथ साथ अगर एक लीनियर सोर्स है, लीनियर सोर्स है मतलब कि देखो यहां से भी वेव्स निकल रही है, यहां से भी निकल रही है, यहां से भी निकल रही है, यहां से भी निकल रही है, यहां से भी, इस तरफ भी, और इधर भी, 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 फिर इधर से भी, इधर से भी, नीचे वाले पॉइंट से तो हर तरफ से निकलेगी ना। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो यहाँ पे जो वेव फ्रंट्स बनेंगे ये कैसे बनेंगे, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेंगे। क्लियर है? अगर वेव्स लीनियर आ रही है इस तरीके से तो वेव फ्रंट कैसे बनेंगे, सीधे सीधे। क्यों, ये कैसे बन रहे हैं, तो वेव फ्रंट्स हमेशा वेव के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बनते हैं। ये पॉइंट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो भाई, वेव्स इस तरफ जा रही थी तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसके वेव फ्रंट बनना चालू हो गया। क्लियर है दोस्तों? तो ये इस तरीके से वेव फ्रंट टेढ़ा करके देखेंगे तो ऐसा दिखेगा वेव फ्रंट। आई होप यहाँ तक क्लियर है सब लोग को, जल्दी बताएं। आई होप आप लोग को क्लियर होगा। क्लियर है? आप कैसे बोलोगे जल्दी बताएं। यहाँ तक क्लियर है? तो टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट समझ में आ गया। 3 टाइप के आप लोग के वेव फ्रंट बता दिया मैंने, एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप लोग तीनों को ड्रॉ कर देना। क्लियर है दोस्तों? तो हाइगन का प्रिंसिपल भी आप लोग को समझ में आ गया होगा, वही वाला जो मैंने पूरा समझाया, ऑप्टिकल डिस्टर्बेंस से लेकर एक नई वेव फ्रंट बनने तक के। क्लियर है? वेवलेट की कहानी के बीच बीच में भी, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है? ये दोनों के दोनों जो असम्पशन समझाया मैंने आप लोग को, ये हाइगन का प्रिंसिपल या हाइगन का कंस्ट्रक्शन कहलाता है। याद है? वेव फ्रंट का बनना, ऑप्टिकल डिस्टर्बेंस, उसके वजह से वेव फ्रंट, फिर वेव फ्रंट में सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, फिर वेवलेट, फिर वेवलेट से फिर एक नया वेव फ्रंट, और ये कंटिन्यूअस चलता रहता है। One eternity later. और ऐसे करके फिर वेव्स बाहर 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 डिस्ट्रीब्यूट होते जाती है। क्लियर दोस्तों? कहां पे हो रहा है ये सभी? लाइट में हो रहा है। लाइट के ऑप्टिकल डिस्टर्बेंस मतलब कि लाइट में डिस्टर्बेंसेस आ रहा है। क्लियर है? यहां तक के समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोले यो ब्रो छोकरो। तो चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आप लोग का, इसका नाम है हाइगन के प्रिंसिपल के थ्रू रिफ्लेक्शन को कैसे प्रूफ किया जाए। तो देखो 2 रेस आई, एक गई ऐसे टकरा के गई, एक रेस आई और टकरा के गई, एक मीडियम है, यहां से बाउंस बैक होकर लाइट चले गई। तो ये रेस आ रही है, ये रेस कैसी है, इंसिडेंट रेस है। टकराने के बाद ये चले जा रही है तो ये कैसी रेस है, रिफ्लेक्टेड रेस है। क्लियर है यहां तक के? तो देखो आप समझो, अगर ये रेस पैरेलल आ रही है तो वेव फ्रंट बन रहे होंगे ऐसे, हाँ है ना। तो देखो यहां पे एक इंसिडेंट वेव फ्रंट मैंने ड्रॉ कर दिया जिसका नाम दिया मैंने ए बी। समझना, पैरेलल वेव्स आ रही है या लाइट आ रही है तो वेव फ्रंट भी ऐसे बन रहे होंगे क्योंकि परपेंडिकुलर में काटते हुए जाता। मैंने अभी समझा ना, अगर रेज ऐसी है तो वेव फ्रंट ऐसे बनेंगे। सेम टू सेम 2 रेज परपेंडिकुलर आ रही तो वेव फ्रंट ऐसे बन रहे होंगे। तो मैंने एक वेव फ्रंट बना दिया ये, और ए बी का नाम दिया कि ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है। लाइट टकराने के बाद इधर गया, लाइट टकराने के बाद इधर गया, तो यार देखो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स बन रहे होंगे। तो मैंने बनाया ए डैश बी डैश, एक रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। तो आप देख रहे हो 2 ट्रायंगल बन गए, ए बी बी डैश। क्लियर दोस्तों? और एक बना ए डैश बी डैश। क्लियर है यहां तक के? अब यहां पे ऑब्जर्व करना, ये कितना है, एंगल है इंसिडेंट एंगल, ये कितना है, रिफ्लेक्टेड एंगल। आपको ना ये वाला एंगल निकालना। कैसे निकालोगे? देखो ये वाला पोर्शन कितना है, 90 डिग्री। अरे हाँ है ना, क्योंकि ये वेव फ्रंट से परपेंडिकुलर है ना, तो दिमाग लगाओ, ये पूरा कितना है, 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हुआ, ये वाला एंगल कितना हुआ, ये हुआ होगा 90 में से अगर मैं आई को माइनस कर दूं तो ये वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर है? देखो ये 90 था और इसमें से ये माइनस किया तो इतना ही बचा, 90 माइनस आई। अब मुझे बताना कि ये निकालना, तो कैसे निकालेंगे? तो देखो ये भी तो परपेंडिकुलर ही है, तो मैं कह सकता हूँ ये पूरा पूरा 90 डिग्री होगा। अगर ये पूरा पूरा 90 डिग्री है तो 90 डिग्री में से अगर मैं 90 माइनस आई माइनस कर दूं तो ये वाली वैल्यू कितनी मिलेगी, तो मुझे ये वाली जो वैल्यू है ये मिल जाएगी आई। तो मैं यहाँ ट्रायंगल पे लिख दूं कि ये एंगल आई। आई होप समझ में आया। इसी तरीके से देखो ये कितना था आप लोग का, ये था आर एंगल। ये कितना है, देखो ये कितना है, ये परपेंडिकुलर में, तो ये पूरा पूरा 90 डिग्री होगा। 90 में से अगर मैं आर को माइनस कर दूं तो यहाँ पे वैल्यू कितनी बचेगी, 90 माइनस आर। क्लियर दोस्तों?
अब ये पूरा एंगल कितना है 90 है, तो 90 में से अगर मैं 90 माइनस आर को माइनस कर दूं तो ये वाली वैल्यू कितनी बचेगी, ये वाली वैल्यू बचेगी आर। क्लियर है दोस्तों, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी आपकी आर। ये दोनों के दोनों ट्रायंगल देखो ये दोनों के दोनों ट्रायंगल देखो काफी हद तक के सिमिलर है। ए बी साइड इसके सिमिलर, देखो ये साइड्स लगभग सिमिलर है, ये वाला साइड भी सिमिलर है, ये वाला भी सिमिलर है। आप लोग को क्या करना है, बेसिकली आप लोग को यहाँ पे साइन आई और साइन आर की वैल्यू निकालना है। क्लियर है, तो यहाँ पे साइन आई निकाल लो, यहाँ पे साइन आर निकाल लो। साइन आई कैसे निकालोगे, सामने वाला बी बी डैश परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साथ में यहाँ पे इसके सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो चलिए, तो इन ट्रायंगल ए बी बी डैश, यहाँ पे साइन आई की वैल्यू मिल जाएगी बी बी डैश अपॉन ए डैश बी डैश। क्लियर, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसी तरीके से इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश, यहां पे कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर ए डैश अपॉन बेस ए बी डैश। क्लियर है यहां तक के। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2, और यहां पे क्या करना है कि ये वाली इक्वेशन को इससे डिवाइड करा देना है। मतलब क्या साइन आई अपॉन साइन आर हो जाएगा, बी बी डैश अपॉन ए डैश हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया मेरे ख्याल से, देख लेता हूँ एक सेकंड। हाँ जी, यहाँ पे एक छोटा सा गलती हो गई है, इसको सही कर लो। ये अरे 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 बाय 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 ए बी। क्लियर है ना। तो आपने क्या करें, ये वाली इक्वेशन को इससे डिवाइड करा दी। जैसे आप इससे डिवाइड कराओगे तो आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो कि यहाँ पे ए डैश ए बी डैश और ए बी डैश कट जाएगा और आपकी वैल्यू इतनी बचेगी साइन आई अपॉन साइन आर विच इज इक्वल टू बी बी डैश अपॉन ए डैश। अब दिमाग लगाना, बी बी डैश और ए डैश क्या है, सोचो, बी बी डैश और ए डैश है क्या। आप बोलोगे भैया समझ में नहीं आया, मतलब यहां से यहां तक की क्या है, एक किस्म की लेंथ है ना, डिस्टेंस है कि नहीं। तो यहां पे क्या है, ये डिस्टेंस है। मुझे डिस्टेंस, टाइम और साथ में स्पीड वाले फॉर्मूले से आप लोग को इसको सॉल्व करना है। फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस विच इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। आप मुझे बताओ, ये लाइट एयर में है तो एयर में वेलोसिटी कितनी होगी सी, टाइम कितना लग रहा होगा स्मॉल टी। टकराने के बाद भी कहां पे आई, एयर पे आई ना सी, और टाइम कितना लग रहा है टी। यहाँ पे अगर मैं डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से लगाऊं, डिस्टेंस स्पीड और टाइम वाले से, तो डिस्टेंस कितनी थी पहले वाली, बी बी डैश, बी बी डैश। क्लियर है यहां तक के। कितना टाइम लगा हुआ, कितनी वेलोसिटी के साथ थी, तो वो थी सी वेलोसिटी के साथ, और कितना टाइम लगा टी। क्लियर है। अगली बात करता हूं मैं, ए डैश कहां है बताओ, ए डैश कहां, ये भी एक डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस हो गई। स्पीड कितनी लग रही है, मतलब कितनी वेलोसिटी के साथ ये जा रहा है, भाई ये भी लाइट की वेलोसिटी यहाँ पे एयर ही होगी। क्लियर है, तो सी, और टाइम कितना होगा टी होगा, तो यहाँ पे ये आप लोग की वैल्यू हो गई। इन दोनों वैल्यू को सी टी को यहाँ पे आपने पुट करे, सी से सी कट जाएगा, 1 आ जाएगा, और साइन आर को उधर भेज दोगे, साइन से साइन कट जाएगा, एंगल आई विच इज इक्वल टू एंगल आर आ जाएगा। और यही होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला आपने लॉ प्रूव कर दिया। दूसरा लॉ ये कहता है कि यार इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल और साथ में नॉर्मल, तीनों एक जगह पे एक ही सेम पर लाई कर रहे हैं, ये कहलाता है आप लोग का सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आया। देखो कंफ्यूज नहीं होना, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का सेम डेरिवेशन है, बस यहीं से चेंज होता है, यहीं से। क्लियर है, ये डिस्टेंस वाला जो फॉर्मूला है यहीं से। क्लियर है, क्योंकि ये वाला तो आपका देखो यहाँ ऊपर में है इसलिए, और ये भी ऊपर में इसलिए। अब देखो ये फिनोमेना क्या है, ये कह रहा है कि अगर लाइट यहां से यहां जितने देर में पहुंचाऊंगा उतने ही देर में लाइट ए से ए डैश तक के भी पहुंचाऊंगा। क्लियर है यहां तक के, ये फिनोमेना। क्लियर है यहां तक के, आई होप समझ में आया। डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। अगला देखते हैं हाइगन का प्रिंसिपल रिफ्रैक्शन के पर्सपेक्टिव से। तो देखो ये क्या है, इंसिडेंट रेज है। नॉर्मल से जैसे रेयर से डेंसर में आएगा तो बैंड हो जाएगा टुवर्ड द नॉर्मल, तो बैंड हो गया। तो मैंने बनाया यहाँ पे एंगल आए, एंगल आर। अब आपको क्या करना है, बेसिकली आप लोग को यहाँ पे वेव फ्रंट्स बनाना है। तो देखो ऐसे रिफ्रैक्टेड आप लोग के वेव फ्रंट्स बनते हुए आ रहे होंगे परपेंडिकुलर में, और इधर भी वेव फ्रंट बन रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे एक वेव फ्रंट बना देता हूँ ए बी। ये कौन सा वेव फ्रंट है, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है। इसी तरीके से रिफ्रैक्ट होने के बाद लाइट यहाँ पे वेव फ्रंट फॉर्म कर रहा होगा ए डैश बी डैश नाम का। आई होप यहां तक क्लियर है तुम लोग को। और ये जो वेव फ्रंट, ये कैसा वेव फ्रंट है, ये है रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। अब आप लोगों ने यहाँ पे ये एंगल चाहिए, तो जैसे आप लोगों ने पहले सॉल्व करे थे ना, यहाँ पे जैसे आप लोगों ने यहाँ पे एंगल आई निकाले थे, एंगल आर निकाले थे, सेम टू सेम यहाँ पे भी आप लोग सिमिलर करोगे, तो यहाँ का एंगल आई हो जाएगा, यहाँ का एंगल आर हो जाएगा। क्लियर है। आप बेसिकली जैसा सब कुछ करे थे ना, देखो पूरा डेरिवेशन यहाँ तक के सॉल्व हुआ था ना, पूरा ये वाली स्टेप तक के पूरा सेम ऐसे आना और कुछ भी नहीं करना। तो एक ट्रायंगल लोगे ए बी बी डैश, क्लियर है, और एक ट्रायंगल लोगे ए डैश बी डैश। क्लियर है यहां तक के, बाकी सब कुछ सेम होने वाला है। ठीक है, तो देखो साइन आई की वैल्यू निकाले, साइन आर की वैल्यू निकाले। अरे यहाँ गलत लिखा हुआ है, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करा दिए,
ठीक है, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करा है तो आपके पास ये वैल्यू निकली। अब यहाँ बी बी डैश कहाँ है और ए डैश कहाँ है ये चेक करना है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे बी बी डैश कहाँ है, तो बी बी डैश है आप लोग का रेयर मीडियम पे, और रेयर मीडियम पे वेलोसिटी कितनी है, सी है। जैसे ही लाइट टकरा के नीचे अंदर आया और यहाँ पे जो वेव फ्रंट फॉर्म हुआ ये कहाँ पे है, ये है आप लोग का डेंसर मीडियम पे, और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, वी है। यहाँ पे सी थी, यहाँ पे वी थी, बस इसी का डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम। तो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाओ तो बी बी डैश की वैल्यू में वेलोसिटी सी हो जाएगी और टाइम टी हो जाएगा, क्योंकि ये बाहर की तरफ था जहां पे रेयर मीडियम था। ये ए बी डैश जो है ये रिफ्रैक्टेड सॉरी डेंसर मीडियम पे है, तो यहाँ पे वेलोसिटी वी है और टाइम टी है। तो बस इनको पुट करो, टी से टी कट जाएगा। सी अपॉन बी कितना होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। याद है ना आप लोग को लाइट को कितनी मुश्किलात होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में निकलने में वाला, क्लियर है। तो यहाँ से आप लोग का फॉर्मूला निकल के आ गया। इसको क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओगे, रे ऑप्टिक्स में पढ़ा चुका हूँ। यहीं से ये प्रूफ हो गया कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हाइजेंस के थ्रू कैसे सॉल्व होगा। इसी के साथ साथ दूसरा इसका जो लॉ है वो यही कहता है कि यार इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और ये जो नॉर्मल तीनों के तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे, मतलब क्या कि सेम प्लेन पे लाए जाते हैं। आई होप दोनों डेरिवेशन आप लोग को समझ में आए, दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएंगे, आप लोग इसको पढ़कर जरूर जाना। तो चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, इसका नाम है इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस को बेसिक सा आप लोग को पहले समझाता हूं कि जब भी दो वेव्स एक दूसरे के साथ सुपर इंपोज होती है तो बड़ी बड़ी वेव्स बनती है या छोटी छोटी वेव्स बनती है, क्लियर है यहां तक के। चलिए समझते हैं इंटरफेरेंस के बारे में। तो बेसिकली वही मैंने आप लोगों को जो समझाया कि यार एक वेव ये रही, एक वेव ये रही, जब ये एक दूसरे के साथ सुपर इंपोज हुई तो या तो बड़ी बड़ी वेव्स बनेगी या तो छोटी छोटी वेव्स बनेगी, क्लियर है यहां तक के। तो ये फिनोमेना कहलाता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का। यहाँ पे बड़ी बड़ी वेव्स कब बनेगी, छोटी छोटी वेव्स कब बनेगी, जब दो वेव्स एक दूसरे के साथ सुपर इंपोज होने वाली है, तो उसकी कंडीशन आगे देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा फिनोमेना समझाना चाहता हूं जिसका नाम है पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस क्या होता है समझो, एक वेव यहां से आई इस पी पॉइंट पे और एक दूसरी वेव, अरे एक वेव जो है यहां से आई इस पी पॉइंट पे और एक दूसरी वेव है वो ऐसे आई इस पी पॉइंट पे। याली वेव को कम ट्रेवल करना पड़ा, याली को ज्यादा ट्रेवल करना पड़ा। तो यार मैं कह सकता हूं कि सेकंड ने कितना एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल करके आई है फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में। तो यहां पे मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि दोनों वेव के बीच में पाथ का क्या डिफरेंस है, कितना एक्स्ट्रा पाथ चल के किसी स्पेसिफिक पॉइंट में है, उसको कहते हैं पाथ डिफरेंस। अब अगला टॉपिक समझते हैं जो है आप लोग का फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस का मतलब ये कि यार दो डिफरेंट वेव्स का डिफरेंट फेस होता है, उनके बीच का जो डिफरेंसेस आप लोग निकालोगे वो फेज डिफरेंस कहलाएगा। अभी आप अच्छे से समझेंगे, यहां तक क्लियर है। बेसिक तरीके से समझा रहा हूं, ज्यादा डीप में नहीं समझा रहा हूं वरना दिमाग खराब हो जाएगा। फेस को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, क्लास 11 में ये सब फेस वगैरह पढ़े होंगे तो हम लोगों ने, बट यहाँ पे बेसिक तरीके से आप लोग को समझा के कवर अप करता हूं। तो चलिए इसको और इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यार एक वेव है, क्लियर है यहां तक के। अब ये जो एक वेव है ये कितना ट्रेवल करी, 2 पाई करी, कि फेज डिफरेंस कहीं ना कहीं एंगल से रिलेट करते हुए समझा रही है। अब दो वेव थी, एक वेव यहां पहुंची और एक वेव यहां पहुंची, याली वेव ने थोड़ा कम ट्रेवल करी, याली ने ज्यादा ट्रेवल करी, तो इसमें जो डिफरेंसेस आया पाथ का वो पाथ डिफरेंस है। आई होप यहां तक क्लियर है। तो जब भी फेज डिफरेंस की बात करोगे तो आप लोग किसकी बात करोगे, एंगल की बात करोगे। अब एक वेव जो है पूरी की पूरी वो 2 पाई एंगल करके आ रही है। आपसे किसी ने कहा कि यार एक वेव है वो 2 पाई एंगल कवर अप करके आ रही है, तो ये फेज डिफरेंस समझ में आ गया। अगर आपको फेज से पाथ में कन्वर्ट करना है तो एक बेसिक सा फिनोमेना याद रखना कि जब भी 2 पाई दिया तो उसको रिप्लेस कर देना से लैम्डा से, तो आप लोग का पाथ डिफरेंस निकल जाएगा, क्लियर है। अगर यहाँ पे पाई रहता, समझ में आया, अगर फेज डिफरेंस पाई रहता तो पाथ डिफरेंस कितना होता आप लोग बताओ, अरे लैम्डा बाय 2 रहता, क्लियर है। यहाँ रखिए तो ये चीज समझ में आए। तो ये बेसिक सा छोटा सा याद रखना, तो इससे आप कन्वर्ट कर सकते हो इजीली कि यार आपके पास फेज डिफरेंस मालूम है कि 2 पाई का है, तो उसको आप पार्ट डिफरेंस में कवर अप करना है, तो कन्वर्ट करना है तो लैम्डा से आप उसको रिप्लेस कर देना, क्लियर है। और उसको कस्टमाइज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इसी के साथ साथ पार्ट डिफरेंस का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है डेल विच इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू फाई, मतलब फेज डिफरेंस। चलिए अब बात करते हैं इंटरफेरेंस की। तो आखिर ये कितने टाइप के इंटरफेरेंस होते हैं, तो 2 टाइप के आपके इंटरफेरेंस होते हैं। एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब ये कि जैसे एक वेव्स आई और उसी के साथ साथ सेम, देखो सेम क्रस्ट सेम ट्रफ के साथ मिलाते हुए आई वेव्स, क्लियर है। तो जब ये एक दूसरे के साथ सुपर इंपोज होगी तो बड़ी बड़ी वेव्स बनाएंगे, क्लियर है। जैसे इसका एम्पलीट्यूड A1 था और इसका A2 था, तो यहाँ पे A1 प्लस A2 हुई, क्लियर है। तो सेम क्रस्ट सेम ट्रफ में मिलते हुए तो ये बहुत बड़ी बड़ी ह्यूज वेव्स बनाएगी। तो मैं कह सकता हूँ कि जब भी दो वेव्स एक दूसरे के साथ सुपर इंपोज होकर बड़ी बड़ी वेव्स बनाती है तो वो कहलाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसके लिए आप लोग को इसका पाथ डिफरेंस और इसका फेज डिफरेंस का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रख लो। लास्ट मोमेंट बचा हुआ है, इतना आप लोग को समझने की जरूरत नहीं है अभी। तो ये 2 फॉर्मूले होते हैं, काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। तो ये आप लोग का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के फॉर्मूले हो गए, क्लियर है। रखिए ये फेज डिफरेंस का और ये पाथ डिफरेंस का। इसी तरीके से अब अगला समझते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब मतलब क्या कि यार अल्टरनेटिव फॉर्म में वेव्स अगर आ रही है, मतलब कैसे कि इसका क्रस्ट ऊपर जा रहा है तो इसका क्रस्ट नीचे जा रहा है, इसका ट्रफ नीचे जा रहा है तो उसका ऊपर जा रहा है, मतलब अल्टरनेट में चल रही है।
तो जैसे आप लोग देख रहे हो उसका एम्पलीट्यूड ऊपर जा रहा है, इसका एम्पलीट्यूड नीचे जा रहा है, तो बेसिक सी बात है क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा ना, A1 माइनस A2, तो वेव एक किस्म से नेग्लिजिबल हो जाएगी, या बनेगी भी तो बहुत छोटी सी बनेगी इस तरीके से। क्लियर है, याद रखिए। तो यहाँ पे जो सुपर इम्पोजिशन हो रहा है और जो इंटरफ्रेंस फॉर्म हो रही है उसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। इसका आप लोगों को तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस का पार्ट डिफरेंस और साथ में फेज डिफरेंस का जो फॉर्मूला वो ये होता है, इसको याद रखिएगा, आप लोग दिलो दिमाग में बैठा लो, एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि इसी से हम लोग अभी डेरिवेशन सॉल्व करने वाले हैं। ये दोनों आप लोग को याद होने चाहिए यार, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। क्लियर है, याद रखिए। अब एक चीज समझने की कोशिश करना, यहां तक कि आप लोग को समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो आखिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, मतलब क्या कि जब दो वेव्स एक दूसरे के साथ सुपरपोज होकर आई तो बड़ी बड़ी वेव्स बनाई, कैसी वेव्स बनाई उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मतलब जैसे एक y1 वेव थी, एक y2 थी, ये दोनों एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज हो गई तो आप लोग की बड़ी बड़ी वेव बन गई। तो ये सुपर पोजिशन को आप लोग कैलकुलेट करोगे, कैसे करोगे, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको कैलकुलेशन। तो जैसे मैंने अब कहा कि आपके पास अगर y1 y2 की वैल्यू मिल जाएगी तो आप लोग y की वैल्यू निकाल सकते हो, कितनी बड़ी बड़ी वेव्स बन रही है आप लोग की। तो देखो पहली वेव जो है इसका आप लोग की जो y की वैल्यू हुई वो a sin ओमेगा t। अब ये जो मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ ये आप लोग की वेव की इक्वेशन है, क्लास 11 में पढ़े हो तुम लोगों ने, y विच इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। और अगर किसी के पास फेज डिफरेंस है तो फाई भी ऐड कर दिया जाता था। तो मैंने माना कि एक वेव है जो P पॉइंट में ट्रेवल हुई, ये y1 है, और एक जो है वो P पॉइंट में ट्रेवल करी y2 पे। तो ये एक्स्ट्रा फेज कवर करके आ रही होगी, एक्स्ट्रा ट्रेवल करके आ रही होगी, एक्स्ट्रा पाथ कवर करके आ रही होगी। तो पहली वाली वेव के लिए आप लोग यहाँ पे फाई नहीं लगाओगे क्योंकि ये तो नॉर्मली आ गई। तो ये कितना हो गया, y1 विच इज इक्वल टू a1 sin ओमेगा t। सेकंड क्या हो जाएगा, y2 विच इज इक्वल टू a2 sin ओमेगा टी प्लस फाइव, मतलब एक्स्ट्रा फेस कवर करके आ रही थी, एक्स्ट्रा फेस है इसके पास। तो ये क्या है, फाइव यहाँ पे एक्स्ट्रा फेस आप लोग को बता रहा है। तो ये दो वैल्यू आपकी हो गई क्योंकि एक्स्ट्रा कवर करके आई थी ना। दोनों की वैल्यू को पुट कर दो इस इक्वेशन पे, तो y1 y2 पे आप लोगों ने पुट कर दी तो इक्वेशन ऐसी हो जाएगी। अब दिमाग लगाओ, साइन a प्लस बी। तो यहाँ पे साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस बी, कॉस a साइन b। तो यहाँ पे a कौन है, ओमेगा टी, b कौन है आप लोग का फाइव। तो इस इक्वेशन में इसके अकॉर्डिंग आप लोग को कस्टमाइज कर देना। तो इक्वेशन कुछ ऐसी बन गई, ऐसी बन गई। अब आपको इसको अंदर ब्रैकेट ओपन कर देना। तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट जानबूझ के किया जाता है, मैंने नहीं किया भाई, ये डेरिवेशन बनाने वालों ने किया, मेरी गलती नहीं इसमें। उन्होंने क्या करे कि यार जो साथ में साइन ओमेगा टी वाले दिख रहे हैं ना, इनको एक साथ ले लिए। क्लियर है, ये जो साइन ओमेगा टी वाले जो दिख रहे हैं इनको एक साथ ले लिए, क्योंकि यहाँ से साइन ओमेगा टी कॉमन निकाल ली। तो बचा क्या, a1 a2 और cos फाइव। क्लियर है, बचा क्या, a2 cos ओमेगा टी साइन फाइव। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे चालाकी की जा रही है, मैं नहीं कर रहा हूं, इस इक्वेशन को छोटा बनाने के लिए डेरिवेशन करने वाले चाचा लोगों ने किए। अब यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व करना, इस इक्वेशन में जो इतना फॉर्म है ना, इसको मान लिया गया a cos थीटा, मान लिया। इसी तरीके से a sin ओमेगा टी जो है ना, इसको मान लिया गया a sin थीटा, मान लिया गया कि इसको थोड़ा सा छोटा बना सके, वरना बहुत बड़ा हो जाएगा इक्वेशन। क्लियर है, तो ये पूरी टर्म को a cos थीटा मान लिया गया और इस पूरी टर्म को a sin थीटा मान लिया गया। क्लियर है, यहाँ तक के साथ में इसको इक्वेशन भी बना लो भी काम आएगी। क्लियर है, अब जैसे आपने इसको बना लिया तो ये इक्वेशन ऐसी दिखेगी आप लोग, बिल्कुल देख रही है। तो आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो कि यहाँ पे ना a, मैं चलो एक घड़ी कॉमन निकाल लेता हूँ। जैसे मैंने a कॉमन निकाला तो इक्वेशन ऐसी हो जाएगी। अब देखो साइन a cos b cos a sin b ऐसे ही दिख रहा है, अरे इसके उल्टे टाइप का फॉर्म में दिख रहा है। तो जी हाँ, तो a की वैल्यू ओमेगा टी हो जाएगी और b की वैल्यू थीटा हो जाएगी। जैसे ही आप लोग देख रहे हो आपकी इक्वेशन बन जाएगी क्या, y विच इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस थीटा। यहां से ये इक्वेशन निकल गई। ये इक्वेशन आपको ये बता रही है कि दो वेव जब एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज हो जाएगी तो किस तरीके से फॉर्म होगी, तो इस तरीके से फॉर्म होगी। क्लियर है, इसमें न्यूमेरिकल आप कर सकते हो, आपके पास वैल्यूज रहेंगी, आप पुट करना, आंसर ला लेना। अब चलिए बात करते हैं कि अगर जैसे दो डिफरेंट वेव्स थी, एक वेव ये थी एक वेव ये थी, इनके एम्पलीट्यूड होंगे ना, अगर ये ऐड हो जाएंगे तो कितना आएगा, तो एम्पलीट्यूड के लिए निकाल लेते हैं। तो ये वाली जो इक्वेशन देखो, इसको जो आपने माने थे ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लो। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर कराना, सेकंड इक्वेशन का स्क्वायर कराना और एक दूसरे के साथ ऐड कर देना। मतलब क्या, देखो इस तरीके से इक्वेशन 1 का स्क्वायर करा के ऐड कराना इक्वेशन 2 के साथ। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा उन सब का स्क्वायर होके यहाँ पे आ जाएगा और जो राइट हैंड साइड में होगा उन सब का स्क्वायर होके यहाँ पे आ जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अरे यहाँ पे गलती हो गई, a2 का स्क्वायर के साथ ना, एक सेकेंड, a2 के स्क्वायर के साथ ना यहाँ पे आप लोग का cos स्क्वायर फाइव भी तो आएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है, और ये कितना हो जाएगा, a2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव और ये a स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं मैं, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये 1 होता है, आप लोग जानते हो। तो ये वैल्यू वैसे भी 1 हो गई। तो a2 की वैल्यू जो या a की पावर 2 की वैल्यू जो है अब इस तरीके से देखेगी। अब देखो यहाँ ध्यान दो,
साइन स्क्वायर फाइव दिख रहा है, कॉस स्क्वायर फाइव दिख रहा है, ए स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर फाइव ले लिया मैंने, और ये वैल्यू भी आगे जाके 1 हो जाएगी। तो आपकी इक्वेशन बनी a का स्क्वायर विच इज इक्वल टू a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a1 a2 cos फाइव, और बोथ साइड अंडर रूट लगा देंगे और a की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। तो यहां से आप लोग एम्पलीट्यूड निकाल सकते हो दो सुपर इम्पोज्ड वेव का। तो चलिए बात करते हैं कि वेव का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब होगा, मिनिमम कब होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैक्सिमम कब होगा जब वेव्स कंस्ट्रक्टिव फॉर्म में होती है ना, जिसमें कि सेम क्रस्ट सेम ट्रफ, अभी देख रहे हैं ना केसी वाला, देखो। तो इस केस के लिए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बनेगा और इस केस के लिए मिनिमम, मतलब डिस्ट्रक्टिव के लिए मिनिमम। मैक्सिमम कब बन सकता है, देखो मैक्सिमम तब बन सकता है जब इस इक्वेशन में फाई की वैल्यू या कॉस फाई की वैल्यू मैक्सिमम, और कॉस फाई की वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकती है, जब 1 कब होगा वो, या तो वो 0 पे हो सकता है, 2 पाई पे हो सकता है, 4 पाई पे। तो क्लियर है। तो यहाँ पे अगर मैं 1 कर दूंगा तो इक्वेशन कितनी हो जाएगी, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2। अभी देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, तो मैं कह सकता हूँ ये a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। बिल्कुल सही। तो यहाँ से मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आपका निकल जाएगा। यहाँ गलती हो गई है, इसको सही कर लो। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक के। तो a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। क्लियर। तो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आपका आ गया। इसी तरीके से मिनिमम एम्पलीट्यूड कब हो सकता है, जब कॉस की वैल्यू नेगेटिव हो या -1 हो। कब होती है, पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे। क्लियर है। तो बेसिक सी बात है, कॉस फाई की वैल्यू -1 हो जाएगी, मतलब यहाँ माइनस आ जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कितना होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लोगों ने लगा दिया, तो मिनिमम एम्पलीट्यूड ये निकल गया। आई होप आप लोग को समझ में आया। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, आगे जाके आप लोगों के काम आने वाली है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जिसका नाम है कोहेरेंट सोर्स। तो चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो है आप लोग का कोहेरेंट सोर्स। तो कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, एक ऐसे टाइप का सोर्स जो कि कंटिन्यूअस लाइट वेव्स को एमिट करता है, वो भी सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ और सेम फेज की, विद द कांस्टेंट फेज डिफरेंस के साथ। जैसे देख रहे हो, ये जो है ना, ये आप लोग की कोहेरेंट सोर्स है। क्लियर है। इनकोहेरेंट सोर्स क्या होती है, क्या ढेर सारी, देखो जैसे आपने अपने रूम में एक बल्ब भी लगा लिए, ट्यूबलाइट भी लगा लिए, आपने मोबाइल का टॉर्च भी चालू कर दिए, तो अलग अलग फ्रिक्वेंसी की लाइट है ना। तो ये जब एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक किस्म से इनकोहेरेंट सोर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। सेम सोर्स रहेंगे, अगर सेम फ्रिक्वेंसी, दो ट्यूबलाइट लगाया आप लोगों ने, लेकिन दोनों सेम फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं, तब भी वो कोहेरेंट है। और एक के लेंगे तो भी वो लोग कोहेरेंट ही कहलाएंगे, क्योंकि सिंगल है तो फिर सेम वेवलेंथ निकल रही, सेम फ्रिक्वेंसी निकल रही। और दो अगर ले लिया आप लोगों ने बल्ब, लेकिन उनकी फ्रिक्वेंसी भी सेम है, वेवलेंथ भी सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी आपका कोहेरेंट सोर्स ही कहलाएगा। और ये क्या है, इन कोहेरेंट सोर्स। इनकोहेरेंट सोर्स कब होगा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लाइट ले लिए, सबको जला रहे, तो इनकोहेरेंट हो गया। कोहेरेंट कब होगा, जब सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ होगी लाइट की, सोर्स की। क्लियर है यहाँ तक। तो कोहेरेंट सोर्स का काम क्या है, ये इंटरफेरेंस पे काम आने वाला है और डिफ्रैक्शन में काम आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यंग डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। यंग डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट में आप लोग को फ्रिंजेस दिखने वाली है। फ्रिंजेस मतलब क्या है, स्क्रीन में कुछ फ्रिंजेस दिखेंगी, ब्राइट भी दिखेगा कोई पोर्शन, कोई डार्क दिखेगा, ब्राइट दिखेगा, डार्क दिखेगा। तो एक किस्म से बैंड्स दिखेंगे। तो इन बैंड्स को क्या कहा गया, ये अल्टरनेटिव बैंड्स जो इनको कहा गया फ्रिंजेस। क्लियर है यहाँ तक के। तो डार्क फ्रिंजेस होती मतलब जब कुछ दिखाई नहीं देता, काले कलर का दिखता है। ब्राइट मतलब वहां पे लाइट दिखता है स्पॉट पे। क्लियर है, स्क्रीन पे। यहाँ तक क्लियर है। तो ये कहलाता है आप लोग का क्या, फ्रिंजेस। तो फ्रिंजेस के बारे में याद रखना, अल्टरनेटिव ब्राइट डार्क फ्रिंजेस बनती है स्क्रीन पे। अभी देखेंगे क्या होने वाला है। तो आप लोग क्या कर रहे हो यंग डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट में, ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज के बारे में समझ में आ गया सब लोग को। ब्राइट फ्रिंज तब बनती है जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, डार्क फ्रिंज तब बनती है जब डिस्ट्रक्टिव में तो वेव खत्म हो गई, तो वहां पे आप लोग कुछ मिल ही नहीं रहा होगा, कुछ दिख ही नहीं रहा होगा, लाइट दिख ही नहीं रहा होगा। कंस्ट्रक्टिव में तो बड़ी बड़ी वेव्स बन रही है। क्लियर है। तो वहां पे आप लोग को ब्राइट फॉर्म दिख रहा है। ये डायग्राम से समझते हैं और इंटरफेरेंस के बारे में समझते हैं। हम लोगों ने क्या करे, एक लाइट सोर्स लिए, यहाँ पे एक सिंगल स्लिट क्लियर करे और जिससे कि लाइट गया। लेकिन आप जानते हो इंटरफेरेंस है तो दो या दो से ज्यादा वेव्स फॉर्म होनी चाहिए। तो वो कैसे करेंगे, दो सोर्सेस से। तो यार एक सिंगल लाइट के सोर्स से दो कैसे बनाएंगे, तो दो स्लिट ले लो, दो दरार बना लिए। तो यहाँ से लाइट गया, फिर ये दरार से अंदर से इधर से लाइट एक बार गया, फिर इधर से एक बार गया, कट करते हुए जा रहा है, देखो है ना। तो इस तरीके से फिर यहाँ पे आप लोग के वेवफ्रंट फॉर्म होंगे और यहाँ पे आप लोग के आके स्क्रीन पे लाइट दिखेगा। लाइट स्क्रीन पे जो दिखेगा सेंट्रल में तो मैक्सिमम दिखेगा, मतलब लाइट सीधा सीधा मतलब ब्राइट दिखेगा। फिर आप लोग को डार्क, फिर ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, ये वाला डार्क हो गया, ये वाला ब्राइट हो गया। तो इस तरीके से ना फ्रिंजेस बनने वाली है। अभी कैसे बनेंगी आगे समझते हैं। ठीक है। तो चलिए डायग्राम समझते हैं यंग डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट का, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो आप लोग को दिख रहा है, ये क्या है, एस क्या है, सोर्स। कैसा सोर्स, मोनोक्रोमेटिक सोर्स। क्लियर है, जो सिंगल बीम ऑफ लाइट प्रोवाइड कर रहा होगा। यहाँ से उसके वेवफ्रंट्स गए, तो सिंगल स्लिट से गए। आपने क्या करे, यंग डबल स्प्लिट है तो डबल स्लिट जरूरी है ना, डबल स्लिट है तो लाइट यहां से इस तरीके से गया होगा। तो लाइट देखो एक्चुअल में ऐसा भी गया होगा, ऐसा भी गया होगा, फिर ऐसा बना होगा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। तो
तो ये इस तरीके से बन रहा होगा, क्लियर है, इस तरीके से कचुम्बर बना दिया मैंने, इस तरीके से बन रहा होगा। हमने क्या करें, आप तो सभी लोग जानते हो कि बीचों बीच तो मैक्सिमम लाइट आ रहा होगा, क्लियर है, क्योंकि सामने आपका सबसे ज्यादा लाइट रहेगा। लेकिन हमने माने कि किसी एक स्पेसिफिक पी पॉइंट पे क्या बन रहा होगा, हमको क्या मालूम, डार्क फ्रिंज बन रही होगी, ब्राइट डार्क बैंड बन रहा होगा, ब्राइट बैंड बन रहा होगा, क्लियर। तो इसको चलिए चेक करते हैं। तो इस पी पॉइंट के लिए हमने क्या माने कि इस सोर्स से एक रे यहाँ पे खींच दी इस तरीके से, और एक सोर्स से यहाँ तक के इसको आप लोगों ने मार्क कर दिया। स्लिट के बीच के डिस्टेंस को आपने डी दिए, लेकिन बीचों बीच सेंटर लाइन आपने बनाए, ओ नाम दिए, यहाँ से इस तरीके से सेंटर लेकर गए, ए नाम दिए, इसी तरीके से यहाँ से सेंटर लेकर गए, इसका नाम बी दिए। स्लिट और स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस का नाम डी दिए, क्लियर है यहाँ तक के, और यहाँ से लेकर पी तक के डिस्टेंस का नाम वाई दिए, क्लियर है। क्लियर, ये वाई डिस्टेंस पे आप लोग की वेव कैसी बन रही है। अब दिमाग लगाओ, यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस कितनी होगी भाई, देखो ये d/2 है, तो यहां से लेकर यहां तक के y है, तो ये कितनी हो जाएगी y प्लस d/2। यहां से लेकर यहां तक की कितनी हो जाएगी भाई, पूरा y था, y में से अगर मैं d/2 माइनस कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा y माइनस d/2। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक के। तो ये पूरा अरेंजमेंट समझ में आप लोग को, ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का है, काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग किसी स्पेसिफिक पी पॉइंट पर कैलकुलेट करने वाले हो कि ब्राइट बनेगी या डार्क बनेगी, फ्रिंज, चलिए चेक करते हैं। चलो, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहली बात तो ये कि यार ये वाली वेव जल्दी पहुंच रही होगी, ये वाली वेव लेट पहुंच रही होगी, तो इनके बीच में इतना एक्स्ट्रा पाथ कवर करना पड़ रहा है, मैं कह सकता हूँ इतना पाथ इसको एक्स्ट्रा कवर करके आना पड़ रहा है। तो यही पाथ डिफरेंस हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। क्या है पाथ डिफरेंस, देखो वेव का नाम क्या था, S1P और S2P। तो आप क्या करोगे, S2P को अगर आप लोग S1P से माइनस करा दोगे तो आप लोग के पास पाथ डिफरेंस निकल जाएगा। तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू कितनी, S2P माइनस S1P। S2P की वैल्यू निकाल सकते हो, S2P ट्रायंगल से निकाल सकते हो बेझिझक, ऐसे करके, क्लियर। ये पूरा एक ट्रायंगल है ना, इससे आप लोग S2P की वैल्यू निकाल सकते हो पाइथागोरस की इक्वेशन से। ये वाली वैल्यू है आपके पास कितनी है, y माइनस d/2, ये वाली है d, क्लियर है। इसी तरीके से S2P के लिए भी ये वाला ट्रायंगल ले सकते हो, S2PB, क्लियर है। तो ये वाले एंगल की वैल्यू कितनी है, ये वाले साइड की वैल्यू y प्लस d/2, ये वाला d/2। तो देखो यार पाइथागोरस लगा है, क्लियर है, दिख रहा है सब लोग को, पाइथागोरस लिखा है, और फिर S2P S1P की वैल्यू निकाल लिए, दोनों का स्क्वायर कर दिए। अब आप लोग को क्या करना है, दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो यहां तक क्या आप लोग को क्लियर हुआ। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, ये वाली इक्वेशन को और ये वाली इक्वेशन को, ये वाली इक्वेशन को इससे माइनस करा देंगे। तो जैसे आप इसको इससे माइनस कराओगे तो इक्वेशन ऐसी हो जाएगी, S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू माइनस इसकी वैल्यू, देख लो, क्लियर है। ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो जैसे ही ब्रैकेट ओपन करें साथ ही साथ a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखो यही हुआ, देख लो आप लोग सब लोग, क्लियर है। जैसे ही ब्रैकेट ओपन करोगे आप लोग, जैसे ही ब्रैकेट ओपन करोगे तो y से y कट जाएगा, d/2 से d/2 सॉरी d²/4 से d²/4 कट जाएगा, d² से d² कट जाएगा, बचेगा कितना, yd। तो यहां से आप लोग की 2yd हो जाएगी। अब ये क्या है, a² माइनस b² कितना होता है, a प्लस बी a माइनस बी, क्लियर है। तो आप जानते हो इसकी वैल्यू तो ये गिवन है डेल, तो इसको यहां से रिप्लेस कर दो डेल से, क्लियर है यहाँ तक के। और ये जो S2P है ना, देखो एक्चुअल में क्या होता है ना, ये तो इतना बड़ा दिख रहा है लेकिन एक्चुअल डायग्राम में बहुत दूर होते हैं, क्लियर है, इस तरीके से ना बहुत दूर रहते हैं। और ये जो डिस्टेंस निकाल रहे हैं इस तरीके से रहती है कि लगभग एक दूसरे के बराबर, मतलब समझ में आया कि S1P और S2P लगभग एक दूसरे के बराबर होती है। तो इसको हमने मान लिया किसके बराबर, लगभग d के बराबर, समझो, मतलब ये एकदम लगभग सीधी होती है। देखो दूर होने की वजह से ना ये लगभग ये S1P हो गई, ये S2P हो गई, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस वैसे ही d थी, तो हमने इसको लगभग बराबर मान ली d के, क्लियर है। तो जैसे आपने इसको मान लिया d के बराबर, तो S2P की वैल्यू भी d हो गई, इसकी वैल्यू भी d हो गई, तो इसको आपने यहाँ कंक्लूड करें, 2d हो जाएगा यहाँ से। और आपको y के फॉर्म में निकालना है इक्वेशन, तो एक बार y के फॉर्म में ऐसी बन जाएगी और डेल के फॉर्म में ऐसी बन जाएगी, मतलब पाथ डिफरेंस के फॉर्म में ऐसी बन जाएगी। और स्पेसिफिक y पॉइंट पे अगर आपको निकालना है वैल्यू ब्राइट और डार्क की, तो उसके लिए ऐसी निकल जाएगी। इन दोनों को इक्वेशन बना लो, काफी इंपॉर्टेंट है भाई। आई नो वेव ऑप्टिक्स थोड़ा सा बोरिंग है, थोड़ा सा नहीं काफी बोरिंग है, क्योंकि यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन होते रहते, कुछ नया फिनोमेना आप लोग देख रहे हो ना। इससे पहले मैं आप लोग को बहुत रिलेट कराते हुए पढ़ा रहा था, बट यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन चल रहा है और कुछ भी नहीं है यार, बस मैथ्स यूज करके आगे बढ़ रहे, इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। चलो अब हम क्या निकालेंगे कि यार वाई पॉइंट में ब्राइट कब बनेगा, डार्क कब बनेगा, डार्क फ्रिंज या डार्क बैंड कब बनेगी, ब्राइट बैंड कब बनेगी। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पे डेल की वैल्यू दी है ना, आपको यहाँ पे पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव में इक्वेशंस लिखे थे, याद होगा आप लोग को। देखो मैं दिखाता हूं, एक सेकेंड, ये देखो। तो कंस्ट्रक्टिव के लिए
पाथ डिफरेंस की वैल्यू डिस्ट्रक्टिव के लिए। तो इस पे आप लोग को करना क्या है, उस y वैल्यू पे ये डेल को पुट करा देना, उस y वैल्यू पे डेल पे पुट करा देना। तो पहले इस पे डेल पे पुट कराओगे तो ब्राइट फ्रिंज कहाँ पे निकल के आएगी वो पता चल जाएगा, और इसको अगर डेल पे पुट करा मतलब y पे पुट करा दोगे डेल वाली वैल्यू पे, तो आपका पता चल जाएगा कि यार डार्क फ्रिंज ना कहाँ पे बन रहा है। क्लियर है? तो चलो 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 वापस आते हैं, नींद नहीं आना है किसी को भी, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, चलो 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 चलो। देखो तो आप लोग क्या कर रहे हो, ये y की वैल्यू पे डेल पुट कर रहे हो। ब्राइट फ्रिंज के लिए डेल की वैल्यू होती है n लैम्डा, और डार्क फ्रिंज के लिए वैल्यू होती है ये वाली। तो आपने क्या करे, बेसिकली इसकी वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करें तो आपका ये बन गया। मतलब आपको समझ में आया कि इस yn पे अगर n की वैल्यू रख दोगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा ब्राइट फ्रिंज कहाँ पे। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, क्लियर? 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। इसी तरीके से ये डेल की वैल्यू इस y पे पुट करा है तो इक्वेशन ये निकल के आए। यहाँ पे n की वैल्यू जैसे ही पुट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि डार्क फ्रिंज कहाँ पर बन रही होगी। समझ में आया? तो डार्क फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज, क्लियर है? अब देखो डार्क फ्रिंज बन रही है, ब्राइट फ्रिंज बन रही है, इनके बीच का कुछ डिफरेंसेस को भी कुछ कहते हैं। हाँ जी, तो फ्रिंज विड्थ होता है क्या कि दो अल्टरनेटिव फ्रिंजेस के बीच का जो डिफरेंस है वो कहलाता है फ्रिंज की विड्थ। कितनी है विड्थ इनकी? तो फ्रिंज विड्थ का एक बेसिक सा फॉर्मूला है, इसको याद रखना होता है। अब देखो यार यहाँ पे आप लोग को समझना क्या है कि आप लोग को करना क्या है, yn+1। देखो यहाँ पे आपको एक बार ब्राइट के लिए यहाँ पे रख देना है n की जगह पे n+1 और yn की जगह पे यही पूरी इक्वेशन। तो आपने क्या करे, एक बार n की जगह पे n+1 रखे तो ये इक्वेशन हो जाएगी ये पूरी, और एक बार सिर्फ n रखे तो इक्वेशन ये हो जाएगी। अंदर इनटू मार दोगे तो ये पूरी इक्वेशन ऐसी बन जाएगी। और बेसिकली आप लोग को करना क्या है, फिर देख रहे होंगे ये इससे कट जाएगा और आप लोग की जो आप लोग की जो फ्रिंज विड्थ है वो आ जाएगी लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। क्लियर हुआ दोस्तों? यहाँ तक के तो समझ में आया। इसी तरीके से आप लोग क्या करोगे, ये वाली जो इक्वेशन है ना एक बार इसके लिए रखोगे, किसके लिए? डार्क फ्रिंज के लिए। चलो तो डार्क फ्रिंज के लिए कितनी हो जाएगी, सेम टू सेम इक्वेशन yn+1 माइनस yn। आपने क्या करे, देखो यहाँ n पे क्या रखे, n+1, तो इक्वेशन ऐसी बनी। इसी तरीके से yn की पूरी पूरी वैल्यू ये, तो इसको इससे माइनस करा दो, ब्रैकेट अंदर इनटू कर दो, देखो कॉमन निकाला वैल्यू, काटा पीटा तो ये वैल्यू आपकी निकल के आ गई लैम्डा डी बाई डी। मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि यार वही एक चीज समझो, मैं इक्वेशंस को ही रिपीट कर करके बोलूंगा तो क्या मतलब है। मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ क्या है, और उसके बाद आप लोग खुद से करो। क्लियर है? यहाँ पे आप लोग कॉमन ओमन निकालना, काटा पीटी करना है और वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो ये आपने ऑब्जर्व करें कि फ्रिंज विड्थ ब्राइट के लिए भी इतनी आई, डार्क के लिए भी इतनी आई, तो दोनों के लिए कॉमन आई आप लोग की। क्लियर है? याद रखिए। इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे कि वेव की इंटेंसिटी कितनी होती है तो याद रखना इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से। तो जैसी प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो कांस्टेंट के आएगा। अगर आप लोग को मैक्सिमम इंटेंसिटी निकालना है तो उसके लिए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड लेना पड़ेगा। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब होगा यार? पहली वेव का ए, क्लियर है? दूसरी वेव का भी ए, तो दोनों वेव का कितना हो जाएगा 2a। तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 2a का होल स्क्वायर, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकल गया 4ka का स्क्वायर। आई होप यहाँ तक क्लियर है सबको। इसका एक काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ बनता है इंटेंसिटी ग्राफ, वो लगभग कुछ ऐसा होता है। वो ये ऑब्जर्व करवा रहा है आप लोग को कि ये बीचों बीच क्या है, सेंट्रल मैक्सिमम, मतलब सबसे ज्यादा लाइट यहीं पे मिलता है आपको, सेंट्रल मैक्सिमा। तो ये चीज समझा रहा है कि सेंट्रल मैक्सिमा हो, डार्क फ्रिंज हो, ब्राइट फ्रिंज हो, डार्क फ्रिंज हो, ब्राइट फ्रिंज हो, ब्राइट फ्रिंज हो, डार्क फ्रिंज हो, सबके लिए इंटेंसिटी बराबर। किसी के लिए ऐसा नहीं है कि यार मैं ये नहीं बोल सकता कि वो कोई दूसरी जगह पे, मतलब कि देखो यहाँ पे इस तरीके से फ्रिंजेस बन रही है, देखो सॉरी, क्लियर है? तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि सेंट्रल पे भी आप लोग की उतना ही ज्यादा लाइट पड़ रहा होगा जितना किसी सेकेंडरी मैक्सिमा में पड़ रहा होगा। क्लियर है? ये मैक्सिमा क्या है अब देखो समझना सभी के सभी लोग। जो डार्क फ्रिंज है उसको आप लोग मिनिमा कहते हो, ठीक है? और जो ब्राइट फ्रिंज है उसको आप लोग मैक्सिमा कहते हो। ये वर्ड याद रखना, क्लियर है? आते रहते हैं ये वर्ड। तो यहां तक क्लियर हो? तो यहां से आप लोग का यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो चुका है। ये इंटेंसिटी ग्राफ डिफ्रैक्शन के साथ पूछा जाएगा तो ये ग्राफ याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। ये बराबर रहता है, कभी मतलब ऐसा नहीं कि सेंटर में लाइट ज्यादा और धीरे धीरे करके कम, ऐसा नहीं होता है। क्लियर? तो चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगले टॉपिक का नाम है आप लोग का डिफ्रैक्शन। तो आखिर ये डिफ्रैक्शन क्या है? तो डिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमिना है जहां पे जैसे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्स्टेकल है, तो जैसे लाइट यहां से आ रहा है, जैसे लाइट यहां से आ रहा है, तो देखो पहली बात तो ये आपको क्या लग रहा होगा कि अगर मैं यहां से लाइट मारूंगा तो लाइट सिर्फ इतना जाएगा, आपको ऐसे ही लग रहा होगा लाइट इतना ही जाएगा, ऐसे ही सोचने में आ रहा होगा आप लोगों को कि लाइट इतना ही जाएगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है कि लाइट इतना नहीं जाता है। आपको क्या लगेगा कि पीछे तो परछाई होगी, यहाँ तो कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे डिफ्रैक्शन का फिनोमिना होता है। डिफ्रैक्शन का फिनोमिना क्या कहता है कि जब भी लाइट आप लोग फॉल करते हो किसी भी सरफेस पे, तो देखो इतना तो लाइट जा ही रहा था, ठीक है, लेकिन इस सरफेस के कॉर्नर पॉइंट से लाइट बैंड हो जाती है हल्की सी अंदर, तो एक एक्स्ट्रा लाइट पाथ कवर होता है।
क्लियर है? तो ये डिफ्रैक्शन है। क्लियर है? जैसे आप खुद से करके देखो, एक कॉपी रखो, सामने मोबाइल रखो, टॉर्च चालू करो, तो पीछे ऑब्जर्व करना कि एकदम कॉपी के पीछे तक के ना आपको वॉल में ऐसा नहीं है कि पूरा डार्क दिखेगा, हल्का सा नीचे ना कॉपी के वहां तक के लाइट आप लोग को ऑब्जर्व होगा। क्लियर है? समझ में आया? तो ये आप लोग का कहलाता है डिफ्रैक्शन। तो दैट इज द फिनोमेना ऑफ द लाइट बेंडिंग अराउंड द कॉर्नर ऑफ द ऑब्स्टेकल हुज साइज इज कंपेरेबल साइज टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। समझ में आया सब लोग को? क्लियर है सब लोग को? डिफ्रैक्शन का फिनोमेना समझ में आया? हाँ या ना? तो चलिए अगली बात करते हैं टॉपिक की, जो रहने वाला काफी इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। क्लियर है? तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यार एक सोर्स है। क्लियर है? यहाँ से लाइट इधर भी जा रहा हूँ, इधर भी जा रहा हूँ, इधर भी जा रहा हूँ। इसको समेटने के लिए, जानबूझ के पैरेलल बीम पहुंचाने के लिए हम लोग एक कॉन्वेक्स लेंस को यूज करते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस यहाँ से लाइट को सीधा पहुंचाएगा। और यहाँ पे देखो क्या है, सिंगल स्लिट। सिंगल स्लिट का मतलब कि सिर्फ एक ही जगह पे आप लोग को गैप है, तो ये ऐसी है स्लिट। क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ से पैरेलल बीम ऑफ लाइट अंदर आएगा। क्लियर है? यहाँ कि लाइट सीधा भी जा सकता था, इधर भी जा सकता था, इधर भी, हर तरफ जाएगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक पी पॉइंट पे पता कर रहे हैं कितना होगा। तो देखो, अगर इस पी पॉइंट पे पहुंचाना है तो लाइट इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी। लेकिन यानी कभी मीट नहीं करेगा ना, तो जानबूझ के आप यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। तो जैसे आप एक कॉन्वेक्स लेंस यूज करोगे तो लाइट कन्वर्ज होके इस पी पॉइंट पे पहुंच जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है सब लोग को। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को डी कहते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को वाई कहते हैं। जैसे सब कुछ सेम था वैसे का वैसे ही है। ये जो एक्स्ट्रा जो दिख रहा है ना, ये कंस्ट्रक्शन, इसको कहा जाता है फ्रॉनहोफर कंस्ट्रक्शन। क्लियर है? यहाँ तक कि जानबूझ के कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे यूज किया गया कन्वर्ज करने के लिए। अब दिमाग लगाओ, यहाँ पे जो ये पाथ है, देखो 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 देखो, जैसे वहां पे भी था ना सेम, वहां पे भी ऐसे ही था। इसको आपने ए नाम दिए थे, इसको नाम बी दिए थे। अब दिमाग लगाओ सभी लोग कि याली वेव थोड़ी कम ट्रेवल कर रही होगी इससे, तो मैं कह सकता हूं कि जो ये वाली वेव होगी ये एक्स्ट्रा पाथ कवर करके आ रही होगी। मतलब कितना पाथ कवर करके आ रही होगी एक्स्ट्रा? इतना। मतलब कितना? डेल। तो मैंने यहाँ पे एंगल थीटा बनाया, मुझे पता करना है कि कितना एक्स्ट्रा पाथ कवर कर रही है। तो देखो दिमाग लगाओ थोड़ा, मेरे पास ना ये वैल्यू मालूम मुझे, ये होती है कितनी? डी। क्लियर है? स्लिट के बीच की। मेरे पास ना ये बेस की वैल्यू है, साथ में परपेंडिकुलर की वैल्यू है डेल। मैं कैसे निकालू? साइन थीटा से निकाल लू। साइन थीटा विच इज इक्वल टू होता है डेल अपॉन डी। तो डेल की वैल्यू क्या निकल जाएगी? डी साइन थीटा। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि जो डेल है इसकी वैल्यू कितनी होती है? डी साइन थीटा। क्लियर है? तो मुझे पता चल गया कि एक्स्ट्रा कितना पाथ कवर पूरा है, तो वो है कितना? डी साइन थीटा। तो मैंने वही चीज आप लोग का निकाला, देखो डी साइन थीटा। अब ये आपका पाथ डिफरेंस निकल गया, इसी से ना आप लोग साइन थीटा की वैल्यू निकाल लोगे। साइन थीटा की वैल्यू आप लोग की ये होती है। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक के आई होप आप लोग को समझ में आया। तो यहां से आप लोगों ने पार्ट डिफरेंस निकाली। पार्ट डिफरेंस को साइन थीटा के फॉर्म में अगर मैं कवर अप कर लूं तो ऐसी इक्वेशन बन सकती है। एक इक्वेशन ये बन गई पार्ट डिफरेंस के फॉर्म में, एक बन गई है साइन थीटा के फॉर्म में। याद रखिएगा यहाँ पे जितने भी एंगल्स है बहुत छोटे छोटे, तो यार आप लोग चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि जो साइन थीटा है वो लगभग सिमिलर होगा थीटा के, तो थीटा की वैल्यू इतनी मिल जाएगी। क्लियर है? तो ये आप लोग की एक्स्ट्रा थीटा की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। इसे क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में बताओ जरा। अब आप लोग को ये पता करना है कि इस वाई डिस्टेंस पे क्या बन रहा होगा, वाई की वैल्यू क्या आ रही होगी। जैसे अभी आपने निकाले थे ना यंग डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट, यहां से लेकर यहां तक के वाई की वैल्यू। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत बेसिक तरीके से हम क्या करेंगे, यहां पे ना इन ट्रायंगल पी एस, इसका नाम दे दो एस, इन ट्रायंगल पी एस ओ, मतलब कैसा? इन ट्रायंगल पी एस ओ। इसके लिए सॉल्व करेंगे तो आप लोग खुद दिमाग लगाओ। ये वैल्यू कितनी है? ये है आपकी डी। ये वैल्यू कितनी है? y। तो परपेंडिकुलर है, बेस है, टेन थीटा से निकाल लो तो टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी इतनी, और जो टेन थीटा बहुत ज्यादा छोटा है इसलिए वो थीटा के बराबर है, तो थीटा की वैल्यू जो है कितनी हो जाएगी? y बाय डी। क्लियर है यहाँ तक के? तो आप लोग को क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर नहीं बनाया मैंने, ए बना दो। क्लियर है? तो आप लोग क्या करोगे, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को कंपेयर करोगे। देखो थीटा की वैल्यू डेल बाय डी है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू y बाय डी है, दोनों को कंपेयर करा तो वैल्यू इतनी आई। एग्री करते हो? यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं, डी को उधर भेज दूँ, y की वैल्यू यहाँ से ये निकल के आ गई। क्लियर है यहाँ तक? तो आपको पता चल गया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के y की वैल्यू कितनी है, वो है आप लोग की डेल कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। क्लियर है? अब इसके लिए फ्रिंज विड्थ उस पॉइंट पे कितनी आई, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, या फिर मैक्सिमम मिनिमम कितना बना वो चेक करते हैं। क्लियर है? याद रखिएगा एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट है काफी इंपॉर्टेंट, जो इंटरफेरेंस में डार्क फ्रिंज थी वो डिफ्रैक्शन पे ब्राइट वैल्यू होती है, और जो इंटरफेरेंस में ब्राइट फ्रिंज थी वो डिफ्रैक्शन पे डार्क फ्रिंज की वैल्यू होती है। समझ में? जैसे वहां पे ब्राइट फ्रिंज की वैल्यू कितनी थी, डेल एन लैम्डा,
यहाँ पे वो जो वैल्यू है ना वो डार्क फ्रिंज के लिए यूज होती है, तो अपोजिट रहता है, याद रखना, पार्ट डिफरेंस की वैल्यू। क्लियर है, कंफ्यूज मत हो ना। तो जैसे आप मैक्सिमम में देखो यहाँ पे वो वैल्यू लिखी हुई है जो वहां पे डार्क के लिए थी। तो जैसे आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है ये डार्क की थी वहां के लिए, लेकिन यहाँ पे ये मैक्सिमा, ये वाली जो वहां पे मैक्सिमा थी यहाँ पे मिनिमा। क्लियर है, तो आप लोग क्या करोगे बेसिकली, ये जो डेल है यहाँ पे आप लोग इसकी वैल्यू को पुट करोगे तो आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के इतनी आएगी। क्लियर है, और साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग मिनिमा के लिए डेल ये पुट करोगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वही आएगी। चेक करना वहां पे जो वाई की वैल्यू आई थी ना मैक्सिमा की, मिनिमा की सेम मिलेगी यहाँ पे। क्लियर है, और वहां पे जो मिनिमा आई थी यहाँ पे जो मैक्सिमा आई उन दोनों की वैल्यू सेम होगी। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक कि बस कॉन्सेप्ट उल्टा और कुछ नहीं। क्लियर है, अब बात करते हैं फ्रिंज वेट। फ्रिंज वेट वहां कैसे निकालते थे, बीटा विच इज इक्वल टू वाई एन प्लस वन माइनस वाई एन। बस वैसे ही आपको क्या करना है, ये जो y की वैल्यू आई ना एक बार n यहाँ पे रखना है n प्लस वन और एक बार रखना है पूरी टर्म n के फॉर्म में। तो ये वैल्यू रखे, ब्रैकेट एकेट खोले तो बीटा की वैल्यू इतनी निकल के आ गई n लैम्डा डी बाई डी। इसी तरीके से डार्क फ्रिंज के लिए भी देखो, फ्रिंज विड्थ का तो फॉर्मूला वही होगा वाई एन प्लस वन माइनस वाई एन। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये वाली वैल्यू में पुट करवाना है, एक बार n प्लस वन, तो देखो n प्लस वन लैम्डा डी बाई डी और एक बार से वाई एन की वैल्यू ये वाली पूरी वाली। क्लियर है, तो जैसे आप इसका ब्रैकेट एकेट खोलोगे तो आप लोग की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा डी बाई डी। तो देखो दोनों वैल्यू सेम आई, ये वैल्यू वहां पे भी सेम आई थी, ये वैल्यू वहां पे भी सेम आई थी, ये वैल्यू वहां पे भी सेम आई थी। तो चलिए बात करते हैं अगला आप लोग का एंगल्स के लिए। तो एंगल्स के लिए क्या होता है चलिए चेक करते हैं। तो एंगल के लिए देखो समझना, आपको करना क्या है, जो आपने जो पहले इक्वेशन निकाले थे ना ये वाली, यहाँ पे आप लोग को मैक्सिमा के लिए मैक्सिमा की डेल की वैल्यू पुट कर देना, मिनिमा के लिए मिनिमा की डेल की वैल्यू पुट कर देना, सॉल्व कर देना। समझ में आया सबको? तो देखो आप क्या कर रहे हो, आपने लिए मैक्सिमा की वैल्यू, क्लियर है, यहाँ तक के पाथ डिफरेंस की उसको पुट करा दिए फर्स्ट इक्वेशन से जो मैंने अभी आपको दिखाया ये वाली। क्लियर है, इसमें जैसे ही पुट कराओगे तो ये इक्वेशन ऐसी हो जाएगी। आप सभी लोग जानते हो कि साइन थीटा जो है वो थीटा के बराबर हो जाएगा, तो जो वैल्यू आपकी उतनी आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक के? अब देखो जैसे फ्रिंजेस थी तो फ्रिंज की विड्थ भी थी, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एंगल है तो एंगुलर विड्थ भी होगी। जैसे वहां पे फॉर्मूला था बीटा विच इज इक्वल टू वाई एन प्लस वन माइनस वाई एन, सेम टू सेम यहाँ एंगुलर विड्थ होता है थीटा विच इज इक्वल टू थीटा एन प्लस वन माइनस थीटा एन। कंफ्यूज मत हो ना, फ्रिंज विड्थ को वहां पे बीटा से डिनोट करते थे, यहाँ पे इसको थीटा से डिनोट करते हैं, किसको, एंगुलर विड्थ को। क्लियर है, याद रखिए। तो आपको क्या करना है, ये जो एंगल की वैल्यू आई ना, एक बार एन की वैल्यू यहाँ पे n प्लस वन रखना, देखो रखे हमने ये पूरा, और एक बार सेम पूरा n रख के सॉल्व करना है। जैसे आप ब्रैकेट खोलोगे तो थीटा की वैल्यू लैम्डा बाई डी आ जाएगी, ये आप लोग की एंगल की वैल्यू आ गई, एंगुलर विड्थ की वैल्यू आ गई। कितनी एंगुलर विड्थ होती है समझ में? मैं जानता हूँ दिमाग का दही हो चुका होगा अभी तक के आप लोग का वेव ऑप्टिक्स पढ़ते तक के, ये चैप्टर ही ऐसा यार, क्या कर ले। अब आपको कुछ बताओ इसमें क्या बताओ, यहाँ पे बस पुट 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 करना है बस, और कुछ नहीं। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं। nth मिनिमा की बात करते हैं, तो वही सीधी सिंपल बात जो आपको मैंने कहा कि यही वाली इक्वेशन पे आपको मिनिमा की वैल्यू पुट कर देना है डेल की। तो जैसे डेल की वैल्यू यहाँ पे होती है कितनी, n लैम्डा, तो n लैम्डा की वैल्यू पुट करोगे, साइन थीटा जो है वो थीटा के बराबर होता है, तो वो आप लोग का इतना हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू आई है इसके लिए एंगुलर विड्थ निकाल लो, एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला ये होता है, आप लोगों को n प्लस वन यहाँ पे पुट कर देना है, एक बार n यहाँ पे पुट करना है और सॉल्व करना है, और आपका एंगुलर विड्थ निकल जाएगा इतना। समझ में आया? अब अगली चीज बात करते हैं कि यार डिफ्रैक्शन में सबसे ज्यादा लाइट जो है ना वो सेंटर पे जाता है। क्लियर है, इंटरफ्रेंस में सेंटर पे भी जाता था लेकिन हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड था। याद है उसका जो आपका ग्राफ देखे थे, तो वहां से हमने समझे थे कि डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट और सेंट्रल मैक्सिमा सबकी इंटेंसिटी बराबर थी, कोई कम ज्यादा लाइट ऐसा नहीं था। डिफ्रैक्शन में उल्टा होता है। डिफ्रैक्शन में कैसा है, जैसे देखो ये स्लिट है, लाइट आपने पहुंचाया, देखो लाइट एक्चुअल में तो इतना ही जाना चाहिए था अगर मैं लाइट सोर्स यहाँ से पहुंचाता हूँ इतना, लेकिन ये बैंड क्यों हुआ, क्योंकि डिफ्रैक्शन की वजह से। डिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमेना जो किसी भी ऑब्जेक्ट के कॉर्नर से लाइट को अंदर की तरफ बैंड कर देता है। देखो बैंड किया तो एक्चुअल में लाइट कितना पहुंचा, इतना पहुंचा। क्लियर है दोस्तों, लाइट कितना पहुंचा, इतना। तो ये क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा। इसके बाद फिर क्या आएगा, फिर मिनिमा आएगा, फिर मैक्सिमा आएगा, मिनिमा आएगा, मिनिमा, फिर मैक्सिमा, मिनिमा, मैक्सिमा, अल्टरनेटिव। क्लियर है यहाँ तक के? तो अब यहाँ से आप लोग ऑब्जर्व करो, देखो ये कितना है, सेंट्रल मैक्सिमा है। क्लियर है यहाँ तक के? यहाँ से आप लोग का मिनिमा चालू हो जाएगा, मतलब मैं कह सकता हूँ ये n की वैल्यू 1 होगी। तो याद करो y पे वैल्यू पुट करके देखो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n रहेगा ना, n की वैल्यू 1 होगी तो कितना हो गया, लैम्डा डी बाई डी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक के लैम्डा डी बाई डी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक के लैम्डा डी बाई डी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी टोटल विड्थ बताओ तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस टाइम्स ऑफ। क्लियर है? अब आपसे कोई पूछेगा कि एंगल, दो एंगल है, कैसे, मतलब देखो एंगुलर विड्थ कितनी है सेंट्रल मैक्सिमा की पूछे, एंगुलर विड्थ मतलब क्या, पूरे एंगल की विड्थ, ये समझ में आया कितना एंगल। तो आपने अज्यूम करें कि एंगल थीटा है और ये एंगल भी थीटा, दोनों इक्वल है, तो टोटल एंगुलर विड्थ कितनी होगी, हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है,
लैम्डा डी। समझ में आया? तो 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा डी सेंट्रल मैक्सिमा का आपका एंगुलर विड्थ निकल गया। इसी तरीके से फ्रिंज विड्थ कितनी होगी टोटल यहां से लेकर यहां तक की? ये हो जाएगी ट्वाइस टाइम्स ऑफ, ये मतलब ट्वाइस टाइम्स ऑफ बीटा, और बीटा की वैल्यू आपकी ये। आई होप आप लोग को समझ में आया, कंफ्यूज तो नहीं हुआ, जल्दी बताएं। और यहाँ से आपका चैप्टर समाप्त होता है। इंटेंसिटी ग्राफ में सेंट्रल पे मैक्सिमम लाइट पहुंचता है, जैसे जैसे दूर जाते जाते हो ये कम होते जाता है, कम होते जाता है, कम होते जाता है, कम होते जाता है। वहां पे आप लोग को एग्जाम में पूछा जा सकता है इन दोनों के बीच में कंपैरिजन। याद रखिएगा जो ग्राफ था किसका, इंटरफेरेंस का, वहां पे सेंट्रल मैक्सिमा हो, ब्राइट हो, डार्क हो, सबके लिए इंटेंसिटी आपकी बराबर बराबर थी। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ सेंट्रल मैक्सिमा में सबसे ज्यादा, फिर धीरे 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 कम होती है। क्लियर है? याद रखिए। तो यहाँ से हमारा चैप्टर समाप्त होता है। तो आई होप आप लोग को वीडियो काफी ज्यादा बेनिफिशियल लगा होगा और सभी चीजें आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब आप लोग से एक बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट है यार कि आप लोग को बस क्वेश्चन बैंक के थ्रू अपनी प्रैक्टिस कर लेना है। आप लोग को वेव ऑप्टिक्स के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, चाहे वो वेरी शॉर्ट हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, डेरिवेशन हो, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हो, सबको प्रैक्टिस कर लेना है चैप्टर वाइज इन बुक के अंदर से, और जिसके थ्रू आप लोग एक सिस्टमैटिक वे से आप लोग अपना पूरा का पूरा चैप्टर को स्ट्रांग बना पाओगे। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो आप लोग यार जरूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे नंबर तुम लोग हासिल कर सकते हो। और इसी तरीके से आप लोग के लिए और चैप्टर्स में अपलोड करने वाला हूं बहुत जल्दी। तो चैनल को सब्सक्राइब मार ले और अपने फ्रेंड्स या और सभी लोगों को शेयर भी कर दो यार, भैया को थोड़ा सपोर्ट मारे। और इसी के साथ साथ आप लोग के लिए बहुत जल्दी नया चैप्टर लेकर आऊंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। पढ़ाई करते रहे, सदा सेक्सी रहे मेरे स्टूडेंट्स, मेरी जान। बाय बाय।